हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी क्वालिफाई। मैं राहुल आज आप लोगों को आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल आसानी से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो एटम होते हैं वो बॉन्ड बनाते क्यों हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये सोडियम का एटम है और ये क्लोरीन का एटम है। इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। तो ये बॉन्ड बनाए क्यों है वो पहले समझ लेते हैं। तो देखिए सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 8 1। मतलब कि सोडियम के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक उसी प्रकार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 8 और 7। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच में जब बॉन्ड बना हुआ है तो एक्चुअल में हुआ क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम ने क्या किया है, अपने अंतिम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के परमाणु को दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में चला गया। इससे क्या हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 2,8 और क्लोरीन का क्या हो गया 2,8,8। तो यहाँ पर इन्होंने अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ऐसा किया है और इसी कारण से इनके बीच में बॉन्ड बन गया है। क्योंकि हमें पता है कि एक न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम का जो एटम है उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ +11। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे इसलिए, और इलेक्ट्रॉन भी सेम ही था 11। लेकिन अभी 1 इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10, तो -10। ठीक है, उसका क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन था 17, तो प्रोटॉन भी 17, तो +17 और -17। लेकिन अभी 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई साहब 18। तो यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया सोडियम पे, इसीलिए इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यही अट्रैक्शन जो होता है इनके बीच में एक स्थायी बंध बना देता है। ठीक है, इसी को हम लोग आयनिक बंध कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये जो एटम है वो अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए बंध बना रहे थे। क्योंकि कोई भी एटम के अंतिम कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उस एटम को अत्यधिक स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ, जैसे पानी का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,6। तो इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो यहाँ 6 बिंदु लगा देते हैं। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगाते हैं। अब इनके बीच में जब बॉन्ड बनता है ना, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था कि सोडियम जो था वो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा था और इनके बीच में बॉन्ड बन जा रहा था और इनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे थे, जिससे कि ये दोनों स्टेबल हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दिया नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है। बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना लेते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को के जोड़े को हाइड्रोजन भी समान रूप से यूज करेगा और ऑक्सीजन भी समान रूप से यूज करेगा। ठीक इसी प्रकार इस जोड़े के इस हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो है समान रूप से यूज करेगा और ऑक्सीजन जो है समान रूप से यूज करेगा। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन के पहले कोष का मतलब पहले कोष की जो कैपेसिटी होती है वो 2 ही होती है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने से हाइड्रोजन जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया और ये भी हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 और ये एक जोड़ा 6 और ये एक जोड़ा 8, तो ऑक्सीजन के भी अंतिम कोष में 8 हो गया, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण ये बॉन्ड बना हुआ है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो यहाँ पर भी क्यों हुआ है बॉन्ड, क्यों बना है, क्योंकि ये जो
तत्व के परमाणु है ये स्टेबल होना चाहते हैं, ये अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करके स्टेबल होने के लिए ये बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये या तो बॉन्ड जब भी बंद बनाएंगे तो अपना जो भी स्वरूप है उनको चेंज करके अणु के रूप में आ जाएंगे, या यौगिक के रूप में आ जाएंगे, या आयन के रूप में आ जाएंगे। तो इसीलिए ये लोग बंद बनाते हैं स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जो परमाणु होते हैं वो एक्चुअल में बंद बनाते क्यों। ठीक है, बॉन्ड बनाते क्यों। चलिए अब आगे समझते हैं। पहले मैं इसको मिटा लूं। तत्व की संयोजकता, तो देखिए तत्व की वैलेंसी क्या होती है। तो जो भी तत्व है वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, मतलब कि स्टेबल होने के लिए, अपने अंतिम कोष से जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, उनकी संयोजकता कहते हैं, उनकी वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सोडियम है, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार क्लोरीन है, तो क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे देख लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो जाएगी, क्योंकि एक ही साझा करेगा तो स्टेबल हो जाएगा, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को संयोजकता क्या होता है वो भी समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। संयोजी कोष एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो किसी भी परमाणु का जो अंतिम कोष होता है वही उसका संयोजी कोष कहलाता है, और उस कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग लुईस प्रतीक से भी दर्शा सकते हैं। तो लुईस प्रतीक देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तत्व का अगर हमें लुईस सिंबल लिखना है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उस तत्व का जो भी सिंबल है वो यूज करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंतिम कोष में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतने बिंदु अंकित कर देंगे ऑक्सीजन के चारों ओर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे 2 में लगा देता हूँ, यहाँ 2। तो ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 होते हैं, तो यहाँ पे 6 बिंदु लगा, इसी को हम लोग लुईस सिंबल कहते हैं। ठीक है, किसी भी तत्व का लुईस सिंबल अगर हमें दिखाना है तो बेसिकली क्या करना है, उस तत्व का सिंबल और उस तत्व के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर बिंदु अंकित कर देना है उस तत्व के सिंबल के चारों ओर, तो वो उसका लुईस सिंबल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु की प्रकृति में जैसे कि मैंने बताया स्वतंत्र उपस्थिति नहीं होती है। ये जो होते हैं अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी न किसी अलग परमाणु से या समान परमाणु से क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो रासायनिक बंधन क्या होता है, तो जो परमाणु होते हैं वो परस्पर संयोजन करके यौगिक या आयन या अणु का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है यही रासायनिक बंधन कहलाती है या बॉन्ड कहलाती है। ठीक है, तो ये जो रासायनिक एटम और एटम के बीच जो रासायनिक बंध बनता है वो 2 प्रकार से बनता है। एक तो विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध। मैंने आप लोगों को दिखाया था स्टार्टिंग में ही कि जो आयनिक बंध था वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बन रहा था, और जो सहसंयोजी बंध था मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड था वो बन रहा था आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। तो जो ये आयनिक बंध होता है वो क्यों बनता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बनता है। तो विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध ऐसे रासायनिक बंध हैं जो 2 परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। और एक बात को ध्यान रखना है आप लोगों को, ये जो बॉन्ड बनता है इसमें एक तत्व का जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, और एक तत्व का जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये जो बॉन्ड होता है हमेशा धातु और अधातु के बीच में बनेगा, क्योंकि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो ये भी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो है धातु है और क्लोरीन जो है अधातु है। सो धातु और अधातु को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, सामान्य मतलब सभी धातुओं के अंतिम कोष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, बस इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 है लेकिन फिर भी ये अधातु है। हीलियम के अंतिम कोष में 2 है फिर भी ये अधातु है। ये कुछ एक्सेप्शन है,
और बाकी जितने भी सामान्य अधातु में पाए जाते हैं उनके अंतिम कोष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, सॉरी। अब उसके बाद क्लोरीन, जो भी अधातु होते हैं उनको पहचानने का तरीका क्या है, तो उनके अंतिम कोष में 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। जैसे क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये अधातु, तो ये जो बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है ये धातु ये अधातु, तो इसीलिए इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम त्यागेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन जब ग्रहण करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये दोनों आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जो अट्रैक्शन होगा वही इनके बीच में स्थायी बंध का निर्माण कर देगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो ये जो बंध होता है वो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के साझा करने के कारण बनता है। ठीक है, तो एक ही या अलग अलग तत्वों के दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले बंध को हम लोग सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है H2O। मैंने बताया था लुईस सिंबल आपको कैसे लिखना है। तो ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 बिंदु अंकित कर देना है। हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 बिंदु अंकित कर देना है। उनके बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की ये साझेदारी करते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड बन गया। इससे क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। तो ऑक्सीजन भी इनको समान रूप से व्यवहार करेगा और हाइड्रोजन भी समान रूप से व्यवहार करेगा। ऑक्सीजन के लिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना है ये भी ऑक्सीजन के लिए और हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिससे कि ये स्टेबल हो गया, क्योंकि पहले कोष का जो कैपेसिटी होता है वो 2 ही होता है, इसलिए ये स्टेबल हो जाता है। तो ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि ये वाला दोनों समान रूप से व्यवहार कर रहे हैं। ऑक्सीजन का अंतिम कोष में 1, 2, 3, 4 और ये वाला जोड़ा 6 और ये वाला जोड़ा 8। तो ऑक्सीजन के भी अंतिम कोष में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये स्टेबल हो गया। तो इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना हुआ, ना कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, और दोनों ही तत्व जो थे वो स्टेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध कहते हैं। ये जो बंध होता है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल हो सकता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की संख्या के आधार पर। जैसे कि मान लीजिए फ्लोरीन के अंतिम कोष में फ्लोरीन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो 7 बिंदु हम लोग अंकित कर देते हैं। एक और फ्लोरीन लेते हैं, तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा ये सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि देखिए ये बॉन्ड बनने से 6 और ये 2, 8, तो ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल। ठीक उसी प्रकार जो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 बिंदु लगा देंगे। तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा ये डबल बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल। तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की संख्या के आधार पे सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये जो बॉन्ड बनता है वो अधातु और अधातु के बीच में बनता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। ठीक है, यहाँ क्या होता है बेसिकली, देखिए ये जो अधातु है ये भी क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्टेबल होना चाहते हैं, और ये भी क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्टेबल होना चाहते हैं। इसीलिए ये बोलते हैं कि भाई साहब हम लोग क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, जिससे कि मतलब तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन रहेगा मैं भी यूज कर लूंगा, मेरा जो इलेक्ट्रॉन रहेगा तुम भी यूज कर लोगे, इससे दोनों हम लोग स्टेबल हो जाएंगे। तो ये जो बॉन्ड बनता है वो अधातु अधातु के बीच में बनता है। जैसे ऑक्सीजन भी अधातु, हाइड्रोजन भी, फ्लोरीन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, ये सारे अधातु के एग्जाम्पल है। एक चीज और, यहाँ पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पर 2 प्रकार के यौगिक बनते हैं, एक तो पोलर कंपाउंड, दूसरा नॉन पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन के एटम में प्रोटॉन की संख्या 8 और ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन में जो है वो प्रोटॉन की संख्या 1, यहाँ भी 1।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मन में लालच, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो ऑक्सीजन के मन में लालच आ जाता है, ये सोचता है कि मेरे पास पावर ज्यादा है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो मैं नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अट्रैक्ट करूंगा। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा इस जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई ना, इसको थोड़ा सा अपनी ओर खींच के रखता है। क्यों? इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसीलिए। बात पहले क्या होता है कि चलो साझा करके करते हैं समान रूप से व्यवहार, लेकिन फिर साझा होने के बाद ऑक्सीजन के मन में लालच आ गया कि भाई साहब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, मेरा पावर ज्यादा, तो मैं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर थोड़ा सा खींच के रखूंगा। तो इस पे क्या आ जाता है, आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पे आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली पोल क्रिएट हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसीलिए ये पोलर कंपाउंड होता है। और यहाँ जैसे फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो फ्लोरीन जितना ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उतना ये भी करेगा, तो यहाँ पर कोई भी पोल क्रिएट नहीं होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम, तो यहाँ पर कोई भी पोल नहीं क्रिएट हो रहा, इसीलिए ये नॉन पोलर कंपाउंड होंगे। तो ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि बेसिकली क्या होता है पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड। ये पहले मैं मिटा लूं, चलिए। तो ये सहसंयोजक बंध सिंगल डबल या ट्रिपल ये मैंने बताया, और ये जो बंध होता है वो अधातु अधातु के बीच में बनता है। चलिए आगे। अब देखिए आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होता है इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है, मतलब कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है सहसंयोजी यौगिक के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि सहसंयोजी यौगिक में इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड बनता है, तो वो उतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं रहता जितना कि आयनिक बॉन्ड जो होता है स्ट्रांग होता है, इसीलिए इनको इनके बंधों को तोड़ना मुश्किल रहता है सहसंयोजी यौगिक के कंपैरिजन में। दूसरा है कि ये जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और जल में घुल करके आयनों का निर्माण करते हैं, जिससे कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो आपको जल में घुलनशील नहीं होते हैं और आयनों का निर्माण नहीं करते, जिससे कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं जलीय अवस्था घुल अवस्था में। ठीक है, उसके बाद जो आयनिक यौगिक होता है वो बेसिकली आप लोगों को वही सब बता दिया, विद्युत का चालन करते हैं। ये जो सहसंयोजी यौगिक होता है वो भाई सब अक्सर अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलता है। ठीक है, तो एक बार ये वाला आप पढ़ लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो सोडियम क्लोराइड किस प्रकार आयनिक बंध द्वारा गठित है दिखाइए। तो सोडियम के अंतिम कोष में लुईस सिंबल से आपको बनाना है, तो सोडियम के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के अंतिम कोष में कितना रहता है, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 7 बिंदु अंकित कर देना है। अब सोडियम के और क्लोरीन, सोडियम क्या है, एक धातु है, क्लोरीन क्या है, एक अधातु है, तो यहाँ पर इनके बीच में आयनिक बॉन्ड ही बनेगा, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देगा। तो ऐसे करके फिर दिखाना है, सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इनके बीच में यही बॉन्ड बन जाएगा NH3। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अगला और देख लेते हैं क्या क्या आपसे पूछा गया था। अब आप प्रैक्टिस करके घर में बताइएगा कमेंट में। चलिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड में किस प्रकार का रासायनिक बंध है, किस प्रकार का है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या हो गया, धातु, और ऑक्सीजन तो अधातु ही है, तो यहाँ पर इनके बीच में धातु और अधातु होने के कारण ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, उसका ये कैल्शियम ऑक्साइड के गठन में कैल्शियम परमाणु से कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु में स्थानांतरित होते हैं। तो कैल्शियम के अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, जिससे कि अगर ये दान कर देगा, जैसे कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,8,8,2, और ऑक्सीजन का तो पता है ये 2,6। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके अंतिम कोष में 8 हो जाएगा और इसके अंतिम कोष में भी 8 हो जाएगा, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या देता है। ठीक है, स्थानांतरित कर होता है। तो ये चीजें हैं। आई हाइड्रोजन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या पूछा गया, ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ, ठीक है। तो पहले मतलब हाइड्रोजन, जो नॉर्मल हाइड्रोजन का एटम होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब दो, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो दो है। तो हीलियम जो परमाणु होता है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसकी तरह हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन का हीलियम के जैसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। F2 अणु का लुईस डॉट संरचना कैसे बनता है, ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताओगे, क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट बताया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। N2 अणु का वैसे ही बना लेना आप लोगों को। फिर हाइड्रोजन अणु का लुईस डॉट संरचना, तो ये सारा जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे कि कैसे बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं। डैश चिन्ह द्वारा H2O अणु की परंपरागत रचना दिखाई है। अभी अभी मैंने बना करके दिखाया था, तो ये भी आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अमोनिया में किस प्रकार का रासायनिक बंध होता है, तो देखिए नाइट्रोजन हमें पता है क्या है, अधातु, हाइड्रोजन क्या है, अधातु, तो इनके बीच में अधातु और अधातु के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच में। फिर उसके बाद पूछा गया NH3 का लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना का अंकन कीजिए। तो यहाँ पर बेसिकली नाइट्रोजन के अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो पांच ऐसे करके लगा देना है। और हाइड्रोजन के अंतिम कोष में कितना होता है, एक एक एक, तो बस बॉन्ड बना देना है, ये हो गया। अब ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये दो 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 6 हो गया और 2 ये 8 हो गया, तो नाइट्रोजन भी स्टेबल हो गए। तो इस तरीके से इसको भी आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में किसमें सहसंयोजक बंधन है, ठीक है। तो बेसिकली अधातु और अधातु के बीच में सहसंयोजक बंधन होता है, तो देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर का हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्या है, अधातु, क्लोरीन मतलब क्लोराइड जो है क्लोरीन, तो क्लोरीन भी क्या है, अधातु, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। और जितने भी दिए गए हैं वो सब आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम धातु ये अधातु, लिथियम धातु ये अधातु हाइड्राइड, कैल्शियम धातु ये तो हमने अभी अभी प्रैक्टिस किया, कैल्शियम धातु ऑक्सीजन अधातु, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, एक द्रव्य और एक ठोस प्रत्येक का सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण दीजिए। तो एक द्रव्य का एग्जांपल आपको देना है, तो H2O दे दीजिए, लिक्विड में जो सहसंयोजक का एग्जांपल है। और ठोस का एग्जांपल आप ग्लूकोज दे दीजिए, ग्लूकोज में भी आपको वही मिल जाएगा, या नेफ्थलीन भी हो जाएगा इसका एग्जांपल, ठीक है। बहुत सारा एग्जांपल है इसका। चलिए अगला देखते हैं। एक सहसंयोजी तरल पदार्थ का उदाहरण दीजिए, फिर से पूछा गया है, तो हम पानी बता देंगे H2O, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एवं सोडियम क्लोराइड में से कौन जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। देखिए क्लोरोफॉर्म का आपको सूत्र दिया हुआ, कार्बन और ये क्लोरीन 4 दिया हुआ, ठीक है। तो कार्बन क्या है, अधातु, क्लोरीन भी क्या, अधातु, तो मतलब कि ये क्या है, सहसंयोजक वाला यौगिक है, ठीक है, सहसंयोजी यौगिक है। और सोडियम क्लोराइड ये भाई आयनिक यौगिक, कौन जल में घुलनशील नहीं है, तो ये जल में घुलनशील नहीं है। हमें पता है कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अगला देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का गलनांक ग्लूकोज की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्यों समझा कर लिखें। क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो एक आयनिक यौगिक होता है, और आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है, क्योंकि आयनिक यौगिक में जो बंध होता है वो स्ट्रांग होता है, जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, और उनके बंधों को तोड़ने के लिए या बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और जो ग्लूकोज है एक सहसंयोजी यौगिक है, और इनके बीच में जो बंध बना हुआ है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बंध की तुलना में कमजोर होता है, और इनके बंधों को तोड़ना आसान होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड का गलनांक होता है वो ग्लूकोज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेफ्थलीन और सोडियम क्लोराइड के निम्न 2 गुणों की तुलना कीजिए, गलनांक और जल में घुलनशीलता। तो नेफ्थलीन क्या है भाई, कार्बन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, तो नेफ्थलीन क्या, एक सहसंयोजी यौगिक है। और यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड तो पता है आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पर 2 आपको आधार दे दिए, गलनांक और जल में घुलनशीलता। तो गलनांक किसका ज्यादा होगा, सोडियम क्लोराइड का ज्यादा होगा, नेफ्थलीन का कम होगा। जल में कौन घुल जाएगा, सोडियम क्लोराइड घुल जाएगा, नेफ्थलीन नहीं घुलेगा। तो बस अगला
NaCl यौगिक में सोडियम तथा क्लोरीन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कौन सा? तो देखिए जब ये बॉन्ड बन गया इनके बीच में, उसके बाद सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है वो पूछा गया। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडियम में 2,8 और क्लोरीन में 2 8 8। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर पूछा जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। जल तथा बेंजीन में से किसमें पोटेशियम क्लोराइड जो है घुलता है? तो पोटेशियम एक धातु है और क्लोराइड मतलब क्लोरीन जो है वह धातु है, तो ये आयनिक यौगिक है, तो ये किसमें घुल जाएगा? जल में। बेंजीन जो होता है वो क्या होता है? एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आसानी से सॉल्व करने का तरीका पता चल गया होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो लगता है आपको कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए आगे भी। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।